So hello guys, welcome again to our class, that is Mohit Sir Physics. So today we are going to discuss our some another questions of our series, that is a DC पांडे solution. देखो इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक जो करा था वो कैपेसिटर करा था, उसके ऊपर हमने चार्ज कैलकुलेट करा था कैपेसिटर के ऊपर बाय यूजिंग 3 इम्पोर्टेंट मेथड्स। तो वो जो आपके पास तीनों इंपॉर्टेंट मेथड्स है उसमें सबसे पहले आता था आपके पास पोटेंशियल मेथड, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और उसके बाद हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। एंड थर्ड वन इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आप हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार देख ले ज़रूर, क्योंकि उसमें मैंने किरचॉफ लॉ के ऊपर भी एक क्वेश्चन बेस्ड करवा रखा है, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन चलते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये वाला जो सीरीज चल रहा है, मतलब ये जो चैप्टर चल रहा है कैपेसिटर में, धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो बढ़ता है। क्लियर है। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम CR सर्किट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं लास्ट के ऊपर, तो लास्ट में जो क्वेश्चन CR सर्किट में वो भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्लियर है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। देखेंगे आप इसमें क्या बोल दे रहा है। एक फिगर दिया गया कुछ इस तरीके से, जिसमें आपके पास C1 C2 C3 C4 4 कैपेसिटर जो है उसने लगा रखे हैं। वही आपके पास एक बैटरी दिया गया है 12 वोल्ट का, और ये स्विच दिया गया है S1 एंड स्विच S2। क्लियर है। ये फिगर है, उसमें हर चीज़ आपको वैल्यू जो है दे रखा है, हर कैपेसिटर का, और इसका भी वैल्यू दे रखा है बैटरी का। क्लियर है। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन S1 इज़ क्लोज्ड ओनली। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ S1 क्लोज्ड है, मतलब ये कुछ इस तरीके से, तब आपके पास चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर के ऊपर वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब S2 इस बार ओपन है, S2 क्लोज नहीं है, ठीक है। तो अगर S2 क्लोज नहीं है तो भाई इसका जो वैल्यू है, इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से हट जाएगा, इसका कोई भी यूज़ जो है यहाँ से नहीं रहेगा। क्लियर है, बात समझ आ गई हो। बड़ा ईजी हो गया। क्लियर है, बड़ा ईजी हो गया, ठीक है। तो इसमें अब आप सॉल्व कर लेंगे। इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी वायर में चलते हैं, अगर कोई कैपेसिटर या रजिस्टर नहीं आ रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहता है जितना आपके पास पहले दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। अब यहाँ पे भी आपके पास 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी 12 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब आपके पास इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए। इधर से आपके पास 0 आ जाएगा, इधर भी आपके पास 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सर्किट जो हैं भाई सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का सिंपली आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/C इक्विवेलेंट का यूज़ करते हुए फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/3 दैट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 LCM लेंगे आप, 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इक्वल टू 4/3। तो मतलब 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया भाई, 3/4 माइक्रो फैरड आ गया। क्लियर है। तो ये आपके पास C इक्विवेलेंट आ चुका है। इसका सिमिलरली आप इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, सॉल्व करेंगे आप 1/2 + 1/4, 4 LCM लेंगे तो 2 2 = 4, 3/4, 4/3 जो है इसका भी आ जाएगा आपके पास 4/3 माइक्रो फैरड। तो ये इसका आ गया, ठीक है। तो मतलब जो सर्किट बना वो किस तरीके से बना भाई, वो कुछ ऐसा बन गया आपके पास। ये इस तरीके से सर्किट जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ये 4/3 है और ये 3/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप जो 12 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से आपके पास V आ चुका है, इसके अक्रॉस कितना है, 12 है, और C आपके पास 3/4 है। तो मैं इसको इस बार Q दे रहा हूँ, एक बार Q लिख लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, Q = CV फॉर्मूला है। सो Q = C कितना आपके पास 3/4 है और V कितना है 12 है। तो ये कटेगा आपके पास, Q का वैल्यू कितना आ गया भाई, यहाँ से 9 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है।
कुछ उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, तो यहाँ पे भी जब आप निकालेंगे C कितना है 4/3 है और V कितना है 12 है, तो ये भी कटेगा, ठीक है। 3 4 जा 4/3, यहाँ पे 12 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, Q का वैल्यू 16 आ गया। तो ये मेरे पास 16 माइक्रो कूलम जो है आ चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो गया, इसका वैल्यू जो आया 16 माइक्रो कूलम और इसका वैल्यू 3/4 माइक्रो कूलम आ चुका है। अब अगर आप इसी कैपेसिटर से पीछे जाएंगे, पीछे जाने का मतलब यहाँ पे जाएंगे क्योंकि आपने इसी सर्किट को ये वाला फॉर्म करा था, ठीक है। तो ये तो आपके पास इक्विवेलेंट आया था, ये तो दोनों को मिला के आया था आपके पास चार्ज, लेकिन आपको तो दोनों के ऊपर निकालना है और आपको पता है कि चार्ज जो है सीरीज़ में सेम रहता है, तो इसीलिए आप एक कैपेसिटर के ऊपर निकाल लिए, ठीक है। और वही चार्ज आपके पास इन दोनों के ऊपर भी लाई करेगा। तो मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आया कितना आया, 9 माइक्रो कूलम आया इसके ऊपर, तो वही इन दोनों को इसको जब आप इस तरीके से दोबारा से लिखते हैं तो 9 माइक्रो कूलम चार्ज भी इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से जो 16 माइक्रो कूलम है, मतलब ये वाला जो आपने टर्म लिखा है, ये वाला कैपेसिटर जो लिखा है, इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालते हुए लिखा है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने चार्ज ये निकाल लिया, और अब आपको पता है कि जो चार्ज इसके ऊपर आया है वो सेम ही आएगा इन दोनों के ऊपर, क्योंकि आपने इसी को बनाते हुए ये लिखा था। क्लियर है। तो इसके ऊपर भी वही चार्ज कितना है 16 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम एंड 16 माइक्रो कूलम। क्लियर है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, तो इसी तरीके से करते रहेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आपके पास सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ेंगे। भाई सेकंड पार्ट क्या कह दे रहा है, सेकंड पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा जनरली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें बोल दे रहा है कि अब स्विच S1 और S2 जो है आपने क्लोज कर दिए हैं, दोनों क्लोज कर दिए हैं, स्विच S1 और S2 ये भी क्लोज हो गया है, और यहाँ पे जो स्विच S2 था वो भी क्लोज्ड हो गया है। क्लियर है। तो मतलब अब जो है सर्किट कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपके पास दिखाई देगा। मतलब मैं यहाँ से फिर से इस सर्किट को बनाऊँगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ से स्विच S2 क्लोज़ कर दिया। भाई यहाँ पे स्विच S2 था वो हमने क्लोज़ कर दिया है, और यहाँ पे भी आपके पास स्विच S1 जो है ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो अब आपको फिर से चार्ज निकालना है ईच कैपेसिटर के ऊपर, मतलब C1 C2 C3 C4 के ऊपर कितना चार्ज रहेगा। तो देखो इस तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। देखो भाई यहाँ पे मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे एक फिर से एक बैटरी हो गया, और ये स्विच S2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू आपके पास 3 है, ये 2 है और ये 4 है और ये 12 है। क्लियर है। सबसे पहले आपको पता है पोटेंशियल यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे भी 12 आएगा, इधर भी 12 आएगा, इधर आपके पास 0 आ जाएगा, 0 और 0। क्लियर है। इतना तो समझ आ गया होगा भाई। इधर से 0 गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको इनके ऊपर चार्ज निकालना है भाई, ठीक है। पहले तो ये नहीं था, ये वाला स्विच नहीं था, ओपन था, तो आपने इन दोनों को सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालते हुए, ठीक है, तो आपने एक का निकाल लिया, तो वही सीरीज़ में था, तो दोनों के ऊपर आ गया। बट अब यहाँ पे एक वायर जो है आ चुका है। अब आपको इसके बीच का कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, ना इसके बीच का पता है, ना इसके और ना ही इसके। तो आप क्या करें, सिंपली x सपोज कर लें, और ये भी x तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही आएगा, क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटर लाई नहीं करा है। क्लियर है। समझ आ रहा होगा भाई बड़े अच्छे से। तो ध्यान से देखेंगे, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर के अराउंड वो कितना है, वो है आपके पास 12 - x, और यहाँ पे भी कितना है 12 - x है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना है x है, और यहाँ पे कितना है फिर से x है। क्लियर है। तो मतलब अब बात ये हुई कि भाई इसमें और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में सेम है, और इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है।
तो जब जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, आपको पता है, तो वो वाले कैपेसिटर जो हैं भाई वो किस में रहते हैं, वो पैरेलल में रहते हैं। पैरेलल में रहते हैं तो यहाँ पे मतलब इन दोनों को मैं सीधा सीधा ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करके मैं क्या लिखूँगा भाई, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। कुछ उसी तरीके से ये 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया भाई। बात समझ आ गई, ठीक है। और यहाँ से नीचे फिर से आपके पास 12 है, और ये मैं यहाँ पे 12 लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये आपके पास 12 आ गया इधर। अब आपके पास यहाँ पे 0 आ चुका है, और यहाँ पे आपने x जो है वो लिया था। क्लियर है, समझ आ गया। तो अब आप यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियल मेथड। तो कितना आएगा आपके पास, क्योंकि चार्ज जो है वो सीरीज़ में सेम रहता है, ठीक है। तो मतलब Q1 = C1V1 दैट शुड बी इक्वल टू C2V2। क्लियर है, इसको आप इक्वेट करेंगे, ठीक है भाई। तो C1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और V1 का वैल्यू कितना है भाई, 12 - x है, और यहाँ पे C2 का कितना है, 7 है, और x - 0 है। ठीक है, ये 36 हो गया, माइनस का 3x हो गया = 7x हो गया, और 36 = 10x हो गया भाई। x का वैल्यू 3.6 आ गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आया इस पॉइंट के ऊपर कितना आया भाई, 3.6 आ गया। तो मैं हटा के यहाँ पे 3.6 लिख दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो आया दैट इज़ 3.6। अब ये अगर 3.6 है तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई, 3.6, 4 और 8, 12, मतलब 8.4 इस कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और इसके अराउंड कितना आ गया भाई, 3.6 आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो अब आपके पास आ चुका है, V आ गया, C आ गया। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास ये वाला जो कैपेसिटर है वो इन दोनों को मिला के बना था, ठीक है। क्यों बना था, क्योंकि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों में वो सेम था, ठीक है। इन दोनों को मिला के ये बनाया था। तो हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो मतलब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में भी सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों को फॉर्म करते हुए हमने ये बनाया था, और इसके अराउंड हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो ये जो आया है वही इन दोनों में भी सेम रहेगा। क्लियर है। तो मतलब इसके अराउंड भी 8.4, इसके अराउंड भी 8.4 हो गया। और सिमिलरली 3.6 जो आया है इसमें, वो इन दोनों में भी सेम बटेगा। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हुए हमने ये लिखा था, ठीक है। तो मतलब इसके अराउंड भी आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस बार, वो कितना आया आपके पास, ये आ गया मेरे पास 8.4 हो गया, और यहाँ पे भी 8.4 हो गया भाई। क्लियर है, यहाँ पे 3.6 है, और यहाँ पे भी 3.6 है। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा। अब आपके पास C1 V1 आ गया, ये V1 हो गया आपके पास, ये V1 हो गया, और ये आपके पास C1 आपको दे रखा है 1 है, ठीक है। इस सिमिलरली C2 V2, C3 V3 और C4 एंड V4। तो यहाँ पे आप निकाल देंगे, बड़ा इजी हो गया भाई। C1 का वैल्यू कितना है, 1 है, और V1 का कितना है, 8.4 है, तो 8.4 माइक्रो कूलम हो गया। Q2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है, और तो यहाँ पे कितना है, ये 8.4 है, ये कितना हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया माइक्रो कूलम हो गया। सिमिलरली फॉर Q3, 3 × 3.6 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 एंड 10 हो गया। और सिमिलरली फॉर Q4, 4 × 3.6 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, और ये 14 माइक्रो कूलम हो गया भाई। बात समझ आ गई होगी, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आप पोटेंशियल मेथड का यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं। कुछ उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था 25 क्वेश्चन, आगे देखेंगे।
सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। देखेंगे भाई इसमें क्या बोल रहा है। एक फिगर दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक 3 कैपेसिटर दिए गए हैं, ठीक है, और C1 C2 एंड C3, और वहीं आपके पास एक स्विच भी दिया गया है S, और वहीं आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस V0 दिया गया है। इसमें क्या बोल दे रहा है आपको कि एक स्विच S1 है या S है, वो पहले जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, और जब वो लेफ़्ट साइड की तरफ है तब उस केस में सिर्फ यही सर्किट जो है पूरा यूज़ में आ रहा है, और उस केस में ये आपके पास जो कैपेसिटर है C1, इसके ऊपर चार्ज जो आता है वो कितना आता है, प्लस का Q1 आता है। क्लियर है, वो ऐसा बोल दे रहा है क्वेश्चन में, उसके ऊपर चार्ज Q आता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V0 जो है एक्वायर करता है जब स्विच लेफ्ट साइड पे है। क्लियर है, इतना वो बोल दे रहा है। उसके बाद कहता है कि अगर आप इस स्विच को घुमा के इधर वाली साइड कर दें, मतलब राइट साइड की तरफ कर दें, घुमा दें उधर, तो उस केस में जब इसके ऊपर ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, तो उस केस में ये जैसे ही आप राइट साइड पे करेंगे तब ये अपना जो चार्ज इसके ऊपर आया है ये डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा तो इन तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितना फाइनल चार्ज होगा वही आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो पहले आप लेफ़्ट साइड का केस देखेंगे। लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरीके का सर्किट जो है ये बन रहा है, ये मैं ऐसा बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपके पास कितना हो गया, C1 हो गया, और ये प्लस माइनस V0 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे आप KVL लगाएंगे तो बाय यूजिंग KVL यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, Q बाय C1 माइनस का V0 इक्वल टू 0। मैं ऐसा मान के चलाऊँ कि आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा हुआ है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लूप लगाया, ध्यान से देखें तो माइनस साइन आया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे माइनस का V0 लिखा है, तो यहाँ से चार्ज जो आया वो कितना आ गया भाई, C1 इंटू V0 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ चुका है, प्लस का Q1 लगा लें आप यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का Q1 लगा लें, क्लियर है, ठीक है। तो इतना चार्ज आपके पास आ चुका है, ये बिफोर गोइंग टू द राइट साइड, तब उससे पहले की बात है, इतना हो गया। अब वो बोल दे रहा है कि अब आप ये वाला स्विच जो है घुमा के कुछ इस तरफ कर दें, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तब आपके पास कौन सी कंडीशन बनेगी, देखेंगे आप, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ये दोनों कैपेसिटर जो है लगेंगे, और यहाँ पे आपके पास ये सर्किट जो है ऐसा बनता हुआ आपको दिखाई देगा, क्लियर है। इसके ऊपर चार्ज प्लस का Q1 है, इसके ऊपर चार्ज माइनस का Q1 है, और यहाँ पे आपके पास प्लस का Q2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस का Q2, फिर से प्लस का Q2, और फिर से माइनस का Q2 हो गया भाई, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो है वो इसको आप 3 लिख लें, Q3 लिख लें, क्योंकि वहाँ पे भी C3 है, हालांकि ये सीरीज़ में है तो यहाँ पे चार्ज जो है वो सेम रहेगा, क्लियर है। तो अब ये कंडीशन हो गई है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कुछ कैसा सर्किट दिखाई दे रहा है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा आपको वो कौन सा है भाई, यहाँ पे बात हो रही है कॉमन पोटेंशियल की, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही है, क्योंकि ये सर्किट अब पूरा ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है। अब आपने इसको चार्ज करने के बाद इन दोनों कैपेसिटर्स के साथ जोड़ दिया है इस स्विच को इधर वाली साइड करते हुए, क्लियर है। तो मतलब कहने का ये है कि अब ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा, और आपने कॉमन पोटेंशियल में पढ़ रखा है, जब आप पैरेलल में कैपेसिटर्स लगाते हैं तो उनमें आफ्टर सम टाइम जो चार्ज है वो सेम हो जाता है, क्लियर है, और आपके पास जो पोटेंशियल है वो भी बराबर हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, क्लियर है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट लगा दे रहा हूँ। तो पहले बिफोर शेयरिंग लिखते होते हैं आप, याद होगा आपको। तो बिफोर शेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट था। बिफोर शेयरिंग में मतलब वैल्यू क्या आ रही है इसकी, C1 इंटू V0 है, ये बिफोर शेयरिंग है भाई, जब आपके पास इधर वाली साइड थे। तो आफ्टर शेयरिंग का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास। आफ्टर शेयरिंग देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 इंटू V1 हो गया, प्लस C इक्विलेंट इंटू V1 हो गया। देखो ये बिफोर शेयरिंग हो गया, C1 इंटू V0 इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, C1 V1 हो गया। V1 क्या है आपके पास, कॉमन पोटेंशियल हो गया दोनों का, ठीक है। V1 इसका पोटेंशियल इसके अराउंड और V1 ही इसके अराउंड, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल यही बोलता है। बिफोर शेयरिंग आफ्टर शेयरिंग दोनों
इक्वल रहते हैं और यहाँ पे आपके पास ये सी इक्विलेंट मैंने इन दोनों को जोड़ते हुए लिखा है, तो C1 प्लस सी इक्विलेंट इंटू V1, ये C1 इंटू V0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास ये कितना आएगा, सी इक्विलेंट का C2 डिवाइड बाई C3, C2 प्लस C3। बात समझ आ गई होगी भाई, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ये पोटेंशियल मेरे पास V1 जो है वो आ चुका है, कॉमन पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है। इसको अगर आप और थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये C1 इंटू V0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा टर्म C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करिए C1 C2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेते हुए, C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3, दैट शुड बी इक्वल टू V1 हो गया भाई, ठीक है। तो ये एलसीएम आपके पास लेते हुए टर्म जो है आ चुका है, ये मेरे पास V1 का वैल्यू आ गया है, क्लियर है। तो ये कॉमन पोटेंशियल जो है इस कैपेसिटर्स के अराउंड और इस कैपेसिटर के अराउंड हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे C2 और C3 का वैल्यू बहुत इजीली लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू सी इक्विलेंट इंटू V1, ठीक है भाई। बात समझ आ गई, कुछ नहीं करा, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा है। तो ये कितना आ जाएगा, सी इक्विलेंट का वैल्यू कितना होगा आपके पास, C2 यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपके पास C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3, और V1 का वैल्यू जो है आप रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा C1 इंटू V0 C2 प्लस C3 और डिवाइड बाई कितना हो गया भाई, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ठीक है। तो ये टर्म इससे कटेगा, ये टर्म इससे कट हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आएगा Q2 और Q3 का वो कितना आएगा भाई, आपके पास ये आ गया आपके पास C1 C2 C3 V0 डिवाइडेड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। तो ये आपके पास वैल्यू जो है आ चुका है Q2 और Q3 का, क्लियर है। तो बड़ा ही ईजी था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, बिफोर शेयरिंग हमने ये करा था भाई, Q इजिकल टू C1 V0 लिखा था, लेकिन जैसे ही हम स्विच को उधर घुमाते हैं तो यहाँ से बात कॉमन पोटेंशियल की आती है। तो ये जो चार्ज हुआ था कैपेसिटर आफ्टर, ये थोड़ा चार्ज जो है इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आफ्टर सम टाइम ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। दैट मीन्स चार्ज बिफोर शेयरिंग दैट शुड बी इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग, क्लियर है। तो वही उसके बाद हमने इसका कैलकुलेशन करा है। ये आपके पास Q2 चार्ज आ चुका है, Q3 भी आ चुका है, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, लॉजिकल चीज़ें बची हैं भाई। Q2 Q3 आपके पास आ चुका है, आपको Q1 निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब मेरे को पता है कि जो Q1 का वैल्यू है वो मैं C1 इंटू V0 के बराबर लिख सकता हूँ, और Q2 या फिर Q3 बोल दे, वो किसके बराबर है, सी इक्विलेंट इंटू V1 के बराबर है, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला वैल्यू जो आपके पास Q1 जो है C1 V0 के बराबर है। लेकिन जैसे ही आप कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मतलब आप उधर वाली साइड स्विच घुमाते हैं, ठीक है, तब ये पोटेंशियल जो है दोनों का बराबर हो जाता है, ठीक है भाई। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं C1 डिवाइडेड बाई सी इक्विलेंट, ठीक है भाई। वैसे भी अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको ये बात तो पता ही है कि जो Q1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C1 के, और Q2 या फिर Q3 जो है वो सी इक्विलेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और Q1 का जो वैल्यू आएगा सी इक्विलेंट इंटू Q3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, Q2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका है। आप उठा के Q2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर फॉर Q1। तो Q1 भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू रखेंगे आप C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3 और Q2 का वैल्यू रखेंगे। जस्ट आप कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। जस्ट अगर कुछ कट रहा है तो उसमें काट देना है, अदरवाइज आपके पास यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आप याद रखें। बहुत ही 2-4 क्वेश्चन आप इसके ऊपर लगाएं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एनर्जी कितना एमिट हुआ है बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, मतलब ऐसा भी पूछता है कितना जूल ऑफ हीट एनर्जी एमिट हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर आपको बता दूं मैं 2.10 या फिर 2.11 में से दोनों में से एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें उसने एनर्जी का पूछा है, कितना एनर्जी जो है एमिट होगा। ठीक है, तो वो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी यूज़ हुआ है। तो इसी को ही करेंगे आगे, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके पास CR सर्किट है, ये इसको आप CR सर्किट बोलते हैं। CR सर्किट मतलब जिसमें कैपेसिटर का भी यूज़ है और रजिस्टर का भी यूज़ करा गया, दोनों का यूज़ करते हुए हमने एक सर्किट फॉर्म करा है जिसको आप बोलते हैं CR सर्किट। वहीं आपके पास एक 20 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, वहीं आपके पास एक और बैटरी जो कि 10 वोल्ट का है वो भी दिया गया, वहीं रजिस्टर R1 एंड R2 विच इज़ इक्वल टू बोथ 10 किलो ओम। ठीक है, आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है थ्रू द रजिस्टर R1 R2 एंड C में से कैलकुलेट करना है कब, व्हेन S हैज़ कनेक्टेड टू A फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर द क्वेश्चन देखेंगे इसमें, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बोला गया है जब आप S को A के साथ कनेक्ट करके रखेंगे बहुत लंबे समय के लिए, तब आपके पास करंट कितना इसमें से फ्लो करेगा R1 R2 और C में से। क्लियर है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ सर्किट जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। हम इसको बना लेते थोड़ा सा ऐसा, ये हो गया आपके पास बैटरी हो गया ये 20 वोल्ट का कुछ इस तरीके से, और ये आपके पास सर्किट हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्किट जो है ये कुछ सीधा जाता जाता टेढ़ा हो गया। ठीक है, R1 R2 आपके पास वैसे ही है, और ये C है, और ये 20 वोल्ट का बैटरी इसमें दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखेंगे S हैज़ कनेक्टेड टू A फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले लॉन्ग टाइम का यहाँ पे मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम का भाई मतलब रहता है कि बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, मतलब t इजिकल टू इन्फिनिटी हो गया। अगर t इजिकल टू इन्फिनिटी आ गया तो मतलब कौन सा स्टेट आ गया भाई, यहाँ पे स्टेडी स्टेट की बात हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो अगर मैं आपको स्टेडी स्टेट का सर्किट बना के दिखा दूं, अगर आप जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास एक बैटरी लगा रहता है और ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर जो है हो गया है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज जो है वो एक्वायर होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे V आता है और यहाँ पे 0 आएगा, इधर V है इधर 0 है तो यहाँ पे V आ जाएगा। मतलब इस कैपेसिटर के अराउंड मैक्सिमम चार्ज जो है वो फ्लो करता है, ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज एक्वायर करेगा। क्लियर है, यहाँ पे 0 हो गया, बट यहाँ पे भी V भी तो आएगा भाई। क्लियर है, तो मतलब इस कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ध्यान से देखेंगे V माइनस V ये 0 हो जाएगा आपके पास, तो मतलब इस कैपेसिटर के अराउंड जो भी वायर्स होंगी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो जो है वो नहीं करेगा। सो दैट्स वाई IC दैट शुड बी इक्वल टू 0 हो गया भाई, बात समझ आ गई होगी। क्लियर है, तो ये IC का वैल्यू सीधा सीधा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात स्टडी स्टेट की चल रही थी भाई। तो यहाँ पे ऐसा देखते हुए ये वाला जो कैपेसिटर है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, IC का वैल्यू 0 हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें R1 R2 से करंट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, IC का वैल्यू 0 आ चुका है। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों सर्किट जो हैं सेम हैं, मतलब सीरीज़ में है। ठीक है, R1 और R2, तो मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V इज़ इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट जो है वो लिखूँगा। V का वैल्यू 20 ओम दे रखा है, इसको आप क्या लिखेंगे, अभी I लिख लेंगे आप इसको, तो R इक्वलेंट कितना है R1 प्लस R2 है, तो यहाँ से 20 इंटू 10 प्लस
10 हो जाएगा भाई। सो आई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये 1 मिली एम्पेयर आ चुका है। और अगर आई का वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है और क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो करंट रहेगा दोनों में सेम रहेगा। सो दैट मीन्स I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर एंड IC इक्वल टू 0। यही आपको इसमें कैलकुलेट करना था, समझ आ गया होगा भाई। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आप सेकेंड वाले में देखेंगे, सेकेंड वाला देखेंगे आप, इसमें क्या बोल दे रहा है, सेकेंड वाले में बोल दे रहा है कि आपको यहाँ पे एस जो है वो सडनली आपने शिफ्ट कर दिया है बी की तरफ, तो बी की तरफ आपने सडनली इसको शिफ्ट करा है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा भाई, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है। तो मतलब जो सर्किट बनेगा अब वो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। बैटरी जो है वो कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है। अब देखो भाई यहाँ पे सडनली शिफ्टेड का मतलब बोला है। सडनली शिफ्टेड का जो मीनिंग जो है वो रहता है कि आपको सडनली शिफ्टेड से मतलब कि एकदम से हमने S को B की तरफ शिफ्ट कर दिया, और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब T का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। और अगर T का मतलब 0 है दैट मीन्स कोई भी चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं करा है। कोई भी अगर चार्ज फ्लो नहीं करा है तो भाई ये जो कैपेसिटर है इसके अराउंड कोई भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो यहाँ पे ये कुछ एक बैटरी की तरह ही बिहेव करेगा, जो कि आपके पास यहाँ पे दे रखी है। ये कंडीशन है, आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा बोले सडनली शिफ्टेड, तो आप कुछ नहीं करना, आपको उस कैपेसिटर की जगह हटा के आपको बैटरी बना देना है कितने वोल्ट का, जितना आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो बात ख़त्म हुई। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, इसमें कैलकुलेट करना था, हमें करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपके पास V आ चुका है, R आपके पास 10 दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू V इज़ इक्वल टू IR2 कितना आ जाएगा, मेरे पास 10 दिया है यहाँ पे, R2 कितना है, 10 है। तो ये कितना आ गया भाई, I2 का वैल्यू यहाँ से 1 मिली एम्पेयर आ गया, ठीक है। I2 का वैल्यू जो है वो 1 मिली एम्पेयर जो है हो चुका है। उसके बाद आगे देखेंगे आप, इतना सॉल्व हमने कर लिया। अब मैं इसी सर्किट को कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस रजिस्टर को हटा